पिछले एपिसोड में हमें दिखाया था जेमिना तैयार होकर ब्लेड और उसके घोड़े का इंतजार कर रही थी। उसे देखकर सभी लोग पागल हो जाते हैं और कहते हैं, जेमिना तुमने तो अपने आप को बड़ी खूबसूरती से छुपाया रखा था। फिर कुछ लड़कियां गुलाब की पंखुड़ियां फेंकते हुए कहते हैं, लेडी जेमिना आप तो सचमुच क्रिम्सन लेडी हो, तो रोज आप सोरार। उसे देखकर ब्लेड का घोड़ा भी काफी रिएक्ट कर रहा था। फिर जेमिना उन दोनों को लेकर अंदर जाने लगती है। फिर हमें सीन शिफ्ट होकर मेन सिटी वास्तुपोल को दिखाया जाता है। वहां पर दो लोग खड़े हुए थे जो कि किसी को देखे जा रहे थे और वहां पर कई सारे गोबलिन की लाशें थी। फिर वह लड़का उसे देखकर कहता है, इनका तो पूरी तरह से सफाया हो गया है। इस पर वह लड़की कहती है कि ऐसा लगता है कि वे सभी एक ही अटैक में मर गए हैं और वे सभी लगभग 50 के ऊपर है। तभी वह लड़का कहता है कि हाँ, ये सब इतनी जल्दी हुआ होगा कि उन गॉब्लिन्स को पता भी नहीं चला कि वे सभी मर गए हैं और सर जोसेफ की रिपोर्ट सही थी। लड़की कहती है, हाँ वे सब उनको पहले ही रियलाइज हुआ होगा। फिर वो लड़का कहता है, हाँ सबसे परफेक्ट एग्जिस्टेंस का स्वॉर्ड मास्टर ने टुकड़े टुकड़े कर दिए और वो जब जमीन पर गिरा तो उसका ब्लड पूरी दुनिया में फैल गया और इस तरह फॉलन ड्रैगन के रेमिनेंट्स अपीयर हो गए। कुछ ड्रैगन्स ने अपने विंग्स खोदे, कुछ ने स्केल्स और कई ड्रैगन्स ने तो अपनी आंखें भी खोदी, लेकिन वे अपने ओरिजिन के बारे में भूलकर अलग हो गए थे। तभी वो लड़की कहती है, लेकिन एक व्यक्ति को अननो रीजन से रियलाइज हो गया कि वो एक ड्रैगन है। इस पर वह लड़का कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा और एक पैर के निशान को देखते हुए कहता है, सबसे परफेक्ट लेग वाले ड्रैगन में से एक। तभी सीन कट होकर हमें समुद्र के किनारे का दिखाया जाता है। नरेटर हमें कहता है, लाइफ एंडलेस साइकिल की एक चॉइस है। फिर हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि लोगों को प्रोटेक्ट कर रहा था उन सभी नाइट से। फिर नरेटर कहता है, क्योंकि कोई भी आपकी ओर से डिसीजन नहीं ले सकता और ऐसे मोमेंट्स आते हैं जब आपको अकेले ही किसी सिचुएशन का सामना करना पड़ता है और उस डिसीजन का समय वो समय तब आता है जब उन्हें सचमुच रियलाइज होता है कि वे किस तरह के लोग हैं। तभी सिगमुंड कहता है, जॉर्ज क्या तुम ऑर्डर को इग्नोर करना चाहते हो? इस पर जॉर्ज कहता है, तुम मेरे लॉर्ड नहीं हो, मैं तुम्हारी बातों का जवाब नहीं दूंगा। तभी सिगमुंड एक लेटर को दिखाते हुए कहता है, बोना मूवमेंट बैटल फ्रेंड के सभी बचे हुए लोगों को मार डालो, ऐसा ऑर्डर मेरे अंकल काउंट गेंदर का है। तभी जॉर्ज कहता है, जरा अपनी आंखों से इन लोगों को देखो, ये लोग कितने मासूम हैं, क्या तुमको इन लोगों पर थोड़ी भी दया नहीं आ रही? फिर सिगमुंड कहता है, उन्होंने ये डिसीजन लिया है कि वे लोग अलग नहीं हैं, वे सभी लोग उनके जैसे ही है। इस पर जॉर्ज कहता है कि ऐसा कोई तरीका नहीं कि काउंट ऐसा फैसला कर सके। सिगमुंड कहता है, अगर तुम इस डिसीजन पर डाउट्स कर रहे हो तो इसका मतलब बेईमानी करना है। क्या तुम केदर के फ्लैग के नीचे ली गई लॉयल्टी की शपथ को भूल गए हो? उसकी बात सुनकर जॉर्ज गुस्सा होते हुए कहता है, मैं एक ह्यूमन हूँ और मैं ऐसे रिडिकुलस ऑर्डर को फॉलो नहीं कर सकता। तभी सिगमुंड कहता है, हाँ मुझे लगा ही था। फिर वो उन नाइट की तरफ देखकर कहता है, क्या तुम लोग भी जॉर्ज को फॉलो करना चाहते हो? उसकी बात सुनकर वे नाइट जॉर्ज से कहते हैं, जॉर्ज हमें माफ कर देना, हम लॉर्ड के खिलाफ नहीं जा सकते। और वहां से जाते हुए कहते हैं, चाहे ऑर्डर्स कितने भी गलत क्यों ना हो, लेकिन एक नाइट को कभी भी अपने लॉर्ड के ऑर्डर्स को ठुकराना नहीं चाहिए। उन नाइट्स के जाने के बाद अभी भी एक नाइट वहां पर ही रुका था। फिर सिगमुंड और जॉर्ज उसी की तरफ देखने लगते हैं और ये होता है गोल्डन। फिर जॉर्ज गोल्डन से कहता है, ये सही है गोल्डन, इसे जारी रखो, एक ऐसी दुनिया में जहां तुम और भी ज्यादा चमक सकते हो। फिर सीन कट होकर हमें कुछ दिनों का दिखाया जाता है। गोल्डन सभी नाइट्स के आगे बैठा हुआ था। तभी एक नाइट कहता है, नॉर्थ के लिए हमें आयरन ड्यूक और बेजेट फैमिली के नाइट पर अटेंशन देने की जरूरत है और हमें इंफॉर्मेशन मिली है कि बैरन हाल ही में कुछ तो सस्पिशियस मूवमेंट कर रहा है। फिर वे नाइट उसको एक लेटर देते हुए कहता है, ये आयरन ड्यूक और बेजेट हाउस होल्ड के नाइट की लिस्ट है। फिर गोल्डन उस लिस्ट को पढ़कर कहता है, बेजेट फैमिली की लिस्ट वैसे ही है जैसे कुछ साल पहले हुआ करती थी। फिर वे नाइट कहता है, ऐसा लगता है कि वे लोग न्यू जनरेशन को आगे बढ़ाने में फेल हो गए हैं और सबसे ओल्डेस्ट सन रूडिगर को छोड़कर हाल ही में कोई नया नाइट नहीं आया जिसका जिक्र किया जा सके। उसकी बात सुनकर गोल्डन गुस्सा होते हुए कहता है, जल्दी से किसी भी अंदाजे पर मत पहुंचो। उसके ऐसा बोलते ही उस रूम में अजीब एटमोस्फियर फैल जाता है और सभी लोग उसी की तरफ देखने लगते हैं। फिर गोल्डन कहता है, बेजेट फैमिली का वजन बहुत ज्यादा है, एक लेटर से इस बात का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता और ठीक वैसे ही जैसे मैगेदर की एक हिडन स्वॉर्ड था, वैसे ही बेजेट फैमिली के पास भी अपनी हिडन स्वॉर्ड जरूर होगी। उसकी बात सुनकर वे नाइट्स कहते हैं, हमें माफ कीजिए, हमने इसके बारे में नहीं सोचा था। तभी एक नाइट कहता है, मैंने सुना है कि मेरे होम टाउन में कोई है जो बेजेट फैमिली में है और वो काफी अनोखा है। उसकी बात सुनकर गोल्डन कहता है, क्या अनोखा? इस पर वो नाइट कहता है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे आपको इसके बारे में बताना चाहिए या नहीं।
कॉर्डिन कहता है ठीक है बोलो, कोई दिक्कत नहीं। फिर वे नाइट कहता है मैंने सुना है कि बेजेट फैमिली का एक सर्वेंट बहुत टैलेंटेड है। तभी कॉर्डिन कहता है उसका नाम क्या है। वे नाइट कहता है उसका नाम ब्लेड है और वो सोरार से है, और वह पहली बार डेरमर के साथ फाइट करते हुए दिखाया गया और लोग कहते हैं उसने वहां पर ओरा का यूज किया था। उसकी बात सुनकर बाकी के नाइट हंसते हुए कहते हैं एक सर्वेंट और वो भी ओरा का यूज करता है, ये बहुत ही ज्यादा रिडिकुलस है। ऐसा लगता है कि बेजिड ऐसी रिडिकुलस अफवाहें फैला रही है क्योंकि वे एक नए जनरेशन को बढ़ाने में फेल हो रहे हैं। फिर गॉर्डिन अपने मन में कहता है ब्लेड मैंने ये नाम कहीं पर सुना है, और वो अपनी पिछली मेमोरीज याद करने लगता है। फिर उसे ब्लेड याद आता है। फिर वो मन में कहता है हाँ ये वही साहसी लड़का है जिससे मैंने थोड़ी सी लड़ाई की थी। फिर वो हंसते हुए कहता है ये वो नहीं हो सकता, मुझे तो बस एक नाम और एक चेहरा याद है। लेकिन उस वक्त वो सचमुच इतनी पोटेंशियल से चमक रहा था कि मैं उसे अपने साथ ले जाना चाहता था। हालांकि मुझे नहीं पता कि वो अभी भी जिंदा है या नहीं। फिर हमें सीन कट होकर ब्लेड को दिखाया जाता है। ब्लेड की सिचुएशन बहुत ही बुरी थी। फिर ब्लेड कहता है मुझे लगता है कि मैं मरने वाला हूँ। तभी सिस्टम कहता है बच्चों की तरह रोना धोना बंद करो और अपना खाना खत्म करो। फिर वो सिस्टम से कहता है सुबह सर जेगर के साथ लड़ते समय मुझे कॉम्बैक्ट गाइडेंस मिला, और दोपहर में उस बूढ़े आदमी के साथ और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की टेक्निक की ट्रेनिंग मिली, और मैं रात में भी ट्रेनिंग प्रोग्रेस पर डिस्कशन करता हूँ, और मुझे सचमुच लगता है कि मैं इस तरह से मर ही जाऊंगा। इस पर सिस्टम कहता है कि तुम नहीं जानते कि तुम कितने लकी हो, तुमको उनमें से किसी एक के द्वारा सिखाने जाने के लिए भी थैंकफुल होना चाहिए। ब्लेड कहता है मुझे पता है, इसलिए तो मैं अपने दांत पीस कर इस काम को कर रहा हूँ। तभी कोथे आता है और कहता है कैप्टन क्या आप ठीक है। ब्लेड उसकी तरफ देखकर कहता है तुम लगेज कैरी क्यों कर रहे हो। इस पर गोते कहता है सर जोसेफ ने मुझे यहाँ पर ही रहने के लिए कहा है। ब्लेड कहता है लेकिन अचानक ही ऐसा क्यों। इस पर गोते कहता है मैंने सुना है कि आपने अपने घोड़े के लिए बैकयार्ड में एक अस्तबल बनाया है। फिर हंसते हुए कहता है घोड़ा जहाँ भी हो स्टेबलर वहाँ जरूर आएगा। ब्लेड कहता है क्या तुम उसे संभाल पाओगे। इस पर गोते कहता है क्यों नहीं, इसमें क्या गलत है, मैं पेजेंट फैमिली का एक स्टेबलर हूँ। इस पर ब्लेड कहता है जाओ अपना बेस्ट देना। गोते कहता है क्या आखिरकार इसका मतलब क्या है। ब्लेड कहता है अगर तुम्हारी बातें खत्म हो गई है तो यहाँ से चले जाओ, मुझ में बात करने की थोड़ी भी एनर्जी नहीं है। गोते कहता है अभी भी मेरा काम नहीं हुआ। ब्लेड कहता है तुम्हारा काम क्या है फिर। तभी गोते कहता है सर जोसेफ ने आपको बुलाया है। ब्लेड कहता है लेकिन मुझे क्यों बुलाया है। इस पर गोते कहता है मुझे लगता है कि उन्होंने आपकी पनिशमेंट को माफ करने के लिए आपको बुलाया है। फिर हमें सीन शिफ्ट होकर कुछ दिन बाद बेजिट फैमिली के मेंशन को दिखाया जाता है। फिर ब्लेड कहता है गोते उस कमीने धोखेबाज की बातों में आकर मैं बेवकूफ़ बन गया। फिर हमें उन सभी लोगों को दिखाया जाता है। वे सभी लोग बहुत ही ज़्यादा सीरियस थे और उस रूम में एक अजीब ही एटमोस्फियर फैला हुआ था। फिर हमें ब्लेड को दिखाया जाता है जो कि जोसेफ के सामने खड़ा था, और वो अपने मन में कहता है मुझे ये ऐसा माहौल नहीं दिख रहा कि वो मेरी सज़ा को माफ़ कर देंगे।